हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ दीवानगी दिल की एक नई एपिसोड के साथ। आज देखते हैं आगे क्या होने वाला है। लास्ट जो टाइम मैंने एपिसोड बहुत ही लॉन्ग एपिसोड रिकॉर्ड की थी, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आज की एपिसोड भी बहुत लॉन्ग हो। सो स्टार्ट करते हैं। लिविंग रूम में दाखिल होते मुस्तजाब ने एक निगाह सबके बीच बैठी हुई हुरिया की शोशी से टमकते हुए चेहरे पर डाली। उसकी हंसी की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। अपने फ़ोन पे आते हुए कॉल अटेंड करके वो वहीं टहलता हुआ अपने पीए से बात करने लगा। निगाहें बार बार गैर इरादी तौर पर उसके चेहरे की जानिब उठ रही थी। वो अब नूर अफ़ज़ा की गोद में सर रख के पता नहीं उनको क्या क्या कहानियां सुना रही थी। चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि उसकी शिकायतें लगा रही है, जैसे उनकी गौर मौजूदगी में पता नहीं वो उस पर क्या क्या जुर्म ढाता था। इतने रोज़ बाद उससे मिलकर उसको पुचकारती नूर अफ़ज़ा उस पर फिरोज़ा से भी ज़्यादा उसकी माँ बनी हुई थी। इब्तिसाम के बाद अगर कोई उनका पसंदीदा था तो वो वही थी। सारे मसले उन्हें बस अपनी औलाद से ही थे या फिर असीर से, जिसके अंदाज व अतवार उन्हें ज़रा पसंद नहीं थे। वो कॉल बंद करके सर झटकता अपने बेडरूम में चला गया। राबेल को जैसे ही मालूम हुआ था कि नूर अफ़ज़ा बेगम आई है, वो डर के मारे अपने कमरे में बंद हो गई थी। सब और असीर तेजी से भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई तो आगे बंद दरवाज़ा उनको मुँह चिढ़ा रहा था। उन्होंने ताज्जुब से एक दूसरे को देखा और फिर सिबका ने कंधे उचकाकर जोर से दरवाज़ा नॉक किया। बेला खोलो हमें। उसने दरवाज़ा बजाने के साथ साथ उसे आवाज़ भी लगाई, पर जवाब न दारित। अंदर मौजूद राबेल नूर अफ़ज़ा के खौफ से सर पैर ब्लैंकेट ताने बेड में घुसी सो चुकी थी। बेला जल्दी खोलो, क्या कर रही हो। असीर बेचैनी से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी। पता नहीं वो उन दोनों के बगैर अंदर अकेली क्या कर रही थी। ये क्या कर रही है, खोल क्यों नहीं रही। मुझे लगता है हमसे छुप कर कुछ कर रही है। असीर बेचैनी से सिबगा से बोली तो उसने फिर से लालमी से कंधे उचकाते हुए एक बार दोबारा से नॉक किया। उसामा के साथ वीडियो कॉल कर रही होगी, उसका पैचअप हो गया क्या। अब की बार सिबका को भी हकीकी मायनों में तशवीश हुई। नहीं, कहीं उसका यूनिवर्सिटी में किसी के साथ चक्कर तो नहीं शुरू हो गया। या खुदा। असीर ने दिल दहल कर दिल पर हाथ रखा तो गुस्से से उसको देखते हुए सिबा ने एक जोरदार झाप पर उसको रसीद किया और फिर परेशानी से पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। बेला 2 सेकंड में खोल दो, वरना हम हुरिया को बता देंगे कि तुम रूम लॉक करके कुछ कर रही हो। अब की बार धर्म की कारामद साबित हुई। राबेल ने बेबसी से ब्लैंकेट चेहरे से हटाकर दरवाजे की जानिब देखा और फिर उठते हुए दरवाजे के करीब आई। कौन है, दरवाजे से चेहरा लगाकर उसने डरते डरते पूछा था। मैं तेरी माँ हूँ और ये मेरे साथ तेरा बाप भी आया है। असीर ने दांत किचकिचाकर उसको अपना और सिफा का तारुफ करवाया। पहले अल्लाह का वादा करो कि सिर्फ तुम दोनों हो। वो सहम कर बोली थी। क्या पता बाहर नूर अफ़ज़ा चप्पल लेकर उसके इंतजार में खड़ी होती। बेला आप खोल दो, वरना हम सच में नीचे से सबको बुला लाएंगे। असीर और सिफा पूरी तरह दरवाजा पीटने लगी तो उसने घबरा कर लॉक खोला और डरते डरते जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर झाँका। वो दोनों जो दरवाजे से चुपकी खड़ी थी उसको साइड पे ढकेलती हुई तेजी से अंदर आई और मशकूक निगाहों से चारों ओर देखने लगी। बोल बोल कहाँ छुपाया है। असीर भी दर्द से उसको झिंझोड़ने लगी तो वो एकदम गड़बड़ा गई। क्या कौन, उसने ना समझी से असीर से पूछा और फिर सवालिया निगाहों से सिफका की जानिब देखा। वो भी दोनों हाथों पहलुओं पे टिकाए खुशमगीन निगाहों से उसको घूर रही थी। लड़का जिसकी वजह से दरवाजा नहीं खोल रही थी, बता किधर छुपाया है उसे। मेरे भाई की जिंदगी अज़ाब बनाकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। बता कौन सा वाला है, वो लंबा वाला जो कल फर्स्ट लेक्चर में तेरे साथ वाली चेयर पर चिपक कर बैठा था, या फिर वो मनूर शक्ल वाला जो कैफेटेरिया पे देर दूर से ही तुझे देखकर हमारे पास आ गया था। बेटा वो तो शक्ल से ही मुझे लीचड़ लग रहा था। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि तेरा उसके साथ कुछ चल रहा है। जल्दी बता। असीर जानी अंदाज में उसको झंझोड़ने लगी तो राबेल ने नाराजगी से उसको देखा, फिर उसे खुद से दूर झटकती हुई बेड पे पड़े अपने फ़ोन की जानिब बढ़ी जो पिछले 5 मिनट से मुसलसल बज रहा था। फ़ोन पर उसामा का नाम चमकता हुआ देखकर उसके चेहरे पर एकदम संजीदगी छाई थी। असीरों से बहुत तेजी से भागती उसके पीछे और बेड पे चढ़ती उसके दाएं बाएं बैठकर उसका फ़ोन देखने लगी। फिर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। बेला बस करो, इससे बात कितनी कॉल्स कर चुका है। सिपका डरती डरती बोली थी। राबेल ने नाराजगी से उसको देखा। उसकी इतनी कॉल्स देखकर दिल तो उसका भी पसीजा था, पर खुफगी झुमकी तू पढ़कर आती, याद भी आती थी, पर उसको मनाना क्यों नहीं आया था। वो मैं नहीं करूँगी जब उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वो कौन सा मुझे मनाने आया है। वो फ़ोन साइड पर फेंकती हुई वहीं औंधे मुंह बेड पे गिरकर अपनी उंगली से बेडशीट पे नक्शो निगार बनाने लगी। असीर ने बेबसी से उसको देखा, जिसकी हमेशा से उसामा से सबसे बड़ी शिकायत यही रही थी कि वो उसे वक्त नहीं देता, और वक्त देने का मतलब उसके नज़दीक ये था हर वक्त उससे बात करना और 1 सेकंड के अंदर अंदर उसके मैसेज का जवाब देना। अगर 1 मिनट की भी ताख़िर हो जाती तो वो उसका जीना हराम करके रख देती थी। पर आजकल तो हालात वाकई ख़राब थे। वो जितनी बुरी तरह फंसा हुआ था, चाहकर भी उसको वक्त नहीं दे पा रहा था। ओ भाई, वो कहाँ से आए। मुस्तजाब भाई उसको छोड़ेंगे तो वो आएगा ना। इस बेचारे की लाइफ पे एल लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी से ऑफिस और ऑफिस से यूनिवर्सिटी। वो तो रात में घर भी इतनी देर देर से आता है, और ऊपर से तुमने उसे पागल बना रखा है। सिवगा उसे समझाने के से अंदाज में बोली थी। उसामा से दुश्मनी अपनी जगह, पर आजकल जो उसकी हालत थी उसे देखकर तो दुश्मनों को भी तरस आ सकता था।
उसकी बताई गई तफसील सुनकर एक पल के लिए औंधे मुंह पड़ी राबेल के दिल में सुकून उतर गया। मतलब वो वाकई फंसा हुआ था, किसी लड़की का चक्कर नहीं था। पर जो भी था वो तो नाराज थी। वो सर झटक कर फिर से बेडशीट पे अपनी उंगलियां फेरने लगी। फिर अचानक से कुछ याद आया तो गुस्से से उठकर बैठ गई और साथ पड़ा हुआ कुशन उठाकर बुरी तरह सिर को पीटने लगी। कितना समझा कर भेजा था कि मुझ कुछ आग करके आना, कुछ भी नहीं किया। वो सदमे से बोली थी। उसके किसी ज्ञान का कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि शहरयार के सामने जाती असीर की जुबान गुंग हो गई थी। उसके हाथ से जबरदस्ती कुशन खींचती असीर ने साइड पे फेंका और दोनों हाथों से अपने बाल ठीक करने लगी जो उसने बिगाड़ कर रख दिए थे। अभी फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, अगली बार देखना, वो पूरे अज़म से बोली। तो उसकी बात सुनती सिबगा हंसती हंसती वहीं बेड पे गिर गई। अगली बार वो तुमसे मिलेगा तब ना। और ये झूठ बोल रही है कि इसको कुछ समझ नहीं आया, इसको सब समझ आया था। वो तो उन्होंने खुद ही इसको डिस्टेंस पे रखा, वरना उसने तो बहुत कोशिश की थी फ्री होने की। बेचारी क्या क्या सोच कर गई थी। उन्होंने कहा बेटा अपनी औकात में रहो, इतना भी नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ, वो बुरी तरह हंसती हुई उसका मजाक उड़ाने लगी। तो हसीर ने नाराजगी से उसको देखा। मौजूद तब्दील हो चुका था। उसामा को भूल भाल कर अब उनका सारा ध्यान शहरयार की जानिब था। कितनी देर वो उस पे पीएचडी की थीसिस करती हुई उसको समझने की कोशिश करती रही। राबिल खुला शौरी तौर पर बार बार अपने फ़ोन की जानिब देखता हुआ पाकर असीर ने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। याद भी आती थी और खफा भी रहना था। उसने सिबगा को ठोका दिया तो उसने भी बेबसी से कंधे उचका दिए। यार तुम कर लो ना उससे बात, अब तुम मान जाओ, इतने दिन से मना रहा है। सिबगा रुसान से बोली तो बेध्यानी में अपने फ़ोन की जानिब देखती राबिल घबरा कर होश में लौटी। फिर चेहरा झुकाते हुए जोर जोर से नफ़ी में सर हिलाया। असीर और सिबगा खामोशी से उसको देखने लगी। वो दोनों ही बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जब वो जिद पे उतर आती थी तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी जिद से हटा नहीं सकती थी, जब तक कि वो खुद ही नहीं मान जाती। ठीक है, मैंने उससे दोस्ती करनी है, वो उसी तरह चेहरा झुकाए झुकाए मासूमियत से बोली। तो असीर और सिबगा शौकी सी कैफियत में उसको देखने लगी, जिसका पल में तोला पल में माशा वाला हिसाब था। वो हर किसी की समझ से बाहर की चीज़ थी। ठीक है, फिर अब उसकी कॉल आए तो अटेंड कर लेना। पर पुरजोश से असीर दोनों बाजू उसके गले में हायल करती हुई बोली थी। उसने चेहरा झुकाए झुकाए फिर से नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने फ़ोन पर दोस्ती नहीं करनी, उसको बोलो कि मुझे यहाँ आकर मनाए। वो फरमाइशी अंदाज में बोली तो सिबगा ने भी उसके करीब खिसकते हुए असीरी की तरह दोनों बाजू उसके गिर्द हायल किए। ठीक है आ जाएगा, मैं अभी वापस जाकर उसको बोलती हूँ। वो उसको पिचकारती हुई बोली थी। राबिल कुछ पर यूं ही बैठी रही। फिर झुंझलाकर उन दोनों को खुद से दूर धकेला जो उसे मनाने के चक्कर में उसके ऊपर चढ़ी हुई थी। ये मसला था असल में कि उसको मिलकर गंदे काम करने थे और वो उसके इतने रोज से फ़ोन पे मना रहा था। असीर हंसते हुए उसका पेट खुदखुदाने लगी तो उसने बुरी तरह मुचलते हुए शर्माकर दोनों हाथ अपने चेहरे पे रख लिए। देख जो तेरा दिल करता है कर ले, मुझे कि बता क्या चाहती है। उसकी वारी सदके जाती हुई असीर ने प्यार से दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा। तू बस एक बार मुझे बता कि तू चाहती क्या है, फिर उसके बाद देख जो तेरा दिल चाहता है कर। बच्चा करना है तो बेशक बच्चा भी कर ले। उसकी बात पे सिबगा ने गड़बड़ा कर उसको देखा जो उसको उल्टी पट्टियां पढ़ा रही थी और फिर तकिया उठाकर पूरी कुव्वत से उसके मुंह पे दे मारा। चुप कर, वो दांत किचकिचाकर बोली थी। गौर से उसकी बात सुनती हुई राबिल का कुछ भरोसा नहीं था कि वो उसके मशवरों पर अमल दरामद भी कर लेती। देख उसका क्या फ़ायदा होगा। सिबगा को नजरअंदाज करती हुई असीर समझाने के से अंदाज में अपना चेहरा राबिल के करीब करती राजदारी से बोली तो वो सर हिलाकर पूरे ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। एक तो उस कमीने उसामा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। उसे अपने बच्चे के खातिर हाल में तुझे झेलना ही पड़ेगा, वरना अभी तूने उसकी ज़िंदगी जितनी जहन्नुम बना रखी है वो किसी भी वक्त उससे पीछा छुड़ाकर भाग सकता है। फिर पर एक बार बच्चा हो गया तो उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। उसे हर हाल में तुझ जैसी चुड़ैल को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। दूसरा मुस्तजाब भाई जिन्होंने तेरी करतूत भांपते हुए खुद ही तेरा उसके साथ निकाह करवा दिया था, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि अगर उन्होंने राज भी देर की तो पानी दरअसल ऊपर गुजर जाएगा। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो क्या करेंगे, आखिर वो क्या ही कर सकते हैं सिवाय ये कि जैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए निकाह किया था वैसे रुखसती भी कर देंगे। देख बच्चा करने में ज़रारत तो होगी लेकिन इसमें फ़ायदा भी बहुत है। ज़रारत भी क्या ही होगी, बस 2-4 चांटे खाने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो तो उसके खातिर तू पहले भी बहुत खा चुकी है, कौन सा कोई नई बात है। उसकी आखिरी बात पर राबिल ने तड़प कर नाराज़गी से उसकी जानिब देखा था। एकदम से उसका मीने की खातिर नूर अफ़ज़ा से खाए गए थप्पड़ याद आने लगे। सारा गम फिर से हरा हो गया। मैंने उसकी खातिर इतने थप्पड़ भी खाए अम्मी से, फिर भी उसको मेरी कदर नहीं है। अब बस मैं उससे बात नहीं करूंगी, नहीं बोलना उसको कि यहाँ आकर मुझे मनाए। उसने असीर को साइड पे धकेला और रोती हुई सिबगा के गले लग गई। प्यार से उसको खामोश करवाती सिबगा खूनखार निगाहों से असीर को घूरने लगी, जिसने जाने अनजाने में उसकी दुखती रग छेड़ दी थी। मुझसे जब 2.5 घंटे बाद बेडरूम से बाहर आया तो वहाँ शिफ्ट होने के बाद इतने अरसे में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसके ऑफिस से लौटते ही हुरिया उसके पीछे बेडरूम में नहीं आई थी। इतने रोज़ बाती उन सबको वहाँ पाकर वो इनमें इतनी मगन हो गई थी कि पिछले 2.5 घंटों में एक बार भी आकर उसको देखने की ज़हमत नहीं की थी। यहाँ तक कि आज पहली बार वो उससे चाय का पूछना भी भूल गई थी। वो भी उसे तंग करने की बजाय
चेंज करके सो गया था और अब उठा तो रात के खाने का वक्त हो गया था। वो बाहर आया तो लिविंग रूम सुनसान पड़ा था। मुखालिफ सिमत में मौजूद बेडरूम से बातें करने की मिली जुली आवाज़ें आ रही थी। शायद वो लोग यहाँ से उठकर वहाँ चले गए थे। वो वापस अपने बेडरूम में जाने के लिए पलटा, पर किचन से आती हुई आवाज़ें सुनकर वहीं रुक गया। फिर कदमों का रुख मोड़ता हुआ उस जानिब आ गया। खाना तैयार था। हुर्रिया मुलाजमा को हिदायत दे रही थी। इतने रोज बातियों अपनों से मिलकर उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। एक अलवही सी चमक ने उसके पूरे चेहरे का अहाता कर रखा था। अचानक उसकी निगाह दरवाजे में इस्तेदाम मुस्तजाब पे पड़ी। एकदम से सारा जोश ठंडा हुआ और उसकी जगह आंखों में उभरते नरम गरम से जज्बात ने ले ली। तुम जाओ, थोड़ी देर बाद बुला लूंगी। डाइनिंग हॉल देखो जाकर, सब साफ है। जज्बात से बोझल निगाहों से उसको देखती ही वो धीमी आवाज में मुलाजमा से मुखातिब हुई थी। वो जो चंद लम्हों पहले तक खुशी से चहचा रही थी, उसके यूं एकदम से तब्दील होते लहजे पे मुलाजमा ने पहले उसकी जानिब और फिर उसकी निगाहों के ताकुब में सामने खड़े हुए मुस्तजाब को देखा। फिर जज्बात में सर हिलाती हुई मुस्तजाब के पास से गुजरकर बाहर की जानिब बढ़ गई। वो समझ गई थी कि अब जब तक उसे बुलाया ना जाए उसे वहां नहीं आना। घर का मालिक अपनी प्राइवेसी को लेकर कितना संजीदा था, ये अंदाजा वहां मौजूद तमाम मुलाजमिन को पहले चंद रोज में ही अच्छी तरह हो गया था। उसके बाहर जाने के बाद वो भारी कदम उठाता हुआ उस तक आया। बहुत दिल लग गया है सबके साथ, मुझे भूल गई हो। उनके आते ही उसके खूबसूरत चेहरे को निगाहों के इशारे में लिए वो दोनों हाथ से उसके अतराफ में काउंटर पे जमाता उस पर कदरे झुककर बारी आवाज में बोला था। पहले हर रोज उसके वापस लौटने के बाद वो मुस्तकिल उसके आगे पीछे फिरती थी, पर आज उसे मुकम्मल नजरअंदाज की है। सबकी खिदमतों में मसरूफ थी। उसने सवाल जुबान से किया था, पर दूसरी तरफ से जवाब लबों से आया। उन्हीं जज्बात से पर आंखों से उसको देखती हुर्रिया ने उसकी ठोड़ी पे अपने होंठ रखते हुए नरमी से उसे चूमा। मेरे दिल में बस आप हैं, वो पूरे दिल से बोली थी। उसके खूबसूरत अंदाज, आंखों में उभरते हुए अनगिनत जज्बात जो महज उसके लिए मखसूस थे, और बोझल सी आवाज पे वो खुमार आलूद निगाहों से उसको देखने लगा। फिर मजीद उसके ऊपर झुका। वो बेसाख्ता पीछे झुकी। दिखाओ, वो बोझल सरगोशी नुमा आवाज में बोला तो वो खिलखिलाकर हंसी और उसके सीने पे हाथ रखते हुए फासला बनाने की कोशिश की। हमारे सिवा 5 और लोग मौजूद है बाहर। उसका बहका हुआ अंदाज देखकर उसने गोया उससे वहां सबकी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की थी। वो परवाह किए बगैर फिर से उसके ऊपर झुका। फिर बेडरूम में चलो, अपना माथा उसके माथे पे टिकाता हुआ उस पर दबाव डालकर उसको मजीद पीछे झुकाता। फिर से भारी सरगोशी नुमा आवाज में बोला तो उसकी फरमाइश पे हुर्रिया के होंठों पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई। उसके बाजुओं का सहारा लेती है वो सीधी हुई और उसके गाल पे अपने होंठ रखे वो आंखें मूंद कर उसका लम्स महसूस करने लगा। सबको यूं ही अकेला छोड़कर एक पल के लिए उसके गाल से अपने लब हटाकर वो मध्यम आवाज में बोली और फिर से नरमी से उसका गाल चूमने लगी। मुस्तजाब ने बेबसी से एक नजर बाहर की जानिब देखा, फिर अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुसाता हुआ अपने लंबे चौड़े वजूद के साथ किसी बच्चे की तरह उसके नाजुक से वजूद के अंदर सिमटने की कोशिश करने लगा। भेज दूं उनको वापस? उसकी गर्दन में चेहरा घुसाए उसने पूरी संजीदगी से इफ्तिसार किया था। वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसी। वो खुद उसकी खुशी की खातिर उन सबको वहां लाया था, पर फिर भी उसको उन सबका वहां आकर उनकी प्राइवेसी खराब करना जितना नागवार गुजरा था, उससे कुछ बैद भी नहीं था कि वो वाकई उन्हें वापस जाने का बोल देता। जिस तरह से हर रोज उसके आने के बाद वो उसके आगे पीछे फिरती थी, उसके लाड और नखरे उठाती थी, उसको भला उस प्यार में किसी दूसरे की शराकत कहाँ गवारा थी, फिर चाहे वो उसके अपने घर वाले ही क्यों ना होते। नहीं, वो उसी तरह हंसती हुई फिर से प्यारी भरी शिद्दत के साथ उसका गाल चुमकर बोली थी। उसके जवाब पे मुस्तजाब ने माथे पे बल डालकर उसकी जानिब देखा, फिर उसकी हंसी में खोसा किया। आहिस्ता से अपना अंगूठा उसके बड़े बड़े होंठों पे फेरते हुए उसने उन पे निगाहें टिकाए टिकाए उसकी गर्दन की पुश को अपने हाथ में चकरा। वो कोई भी हरकत के लिए बिना बस चुपचाप आंखों में बेतहाशा जज्बात सजाए उसका चेहरा तक रही थी, जो पूरी तरह उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ था। वो उसके होंठों पे झुका और आंखें मूंद कर उन्हें अपने गिरफ्त में लेता हुआ और रफ्तीगी भरे अंदाज में चूमने लगा। उसकी गर्दन को छोड़कर उसने उस अपने हाथ में जकड़ा। वो कोई भी हरकत उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और शिद्दत से उसके होंठों को सक करता हुआ उनकी मखसूस नरमाहट को महसूस करता हुआ उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। यूं जगह का लिहाज किए बगैर उसकी दीवानगी पे घबराकर हुर्रिया ने आहिस्ता से उसके गाल पे अपने हाथ रखा तो वो उसके होंठों को आज़ाद करता हुआ बिल्कुल ज़रा सा पीछे हटा और खुमार आलूद निगाहों से उसको देखने लगा। वो सरस से रुख पलट कर काउंटर की जानिब मुड़ गई। कोई नहीं आएगा, वो उसके गुरेज की वजह समझता हुआ झुककर भारी गंभीर आवाज में उसके कान में बोला था। फिर उसकी पुष्प पे गिरते हुए उसके लंबे आबशार जैसे खूबसूरत बालों को देखने लगा। उसने हाथ बढ़ाते हुए आहिस्ता से उन्हें साइड पे किया और बहकी हुई निगाहों से उसकी गर्दन की चमकती हुई शफाफ जेल को देखा। उसकी नजरों की तपिश पे ही हुर्रिया ने थककर अपना सर पीछे उसके सीने पे टिका दिया। चंद घड़ियां भी उस शख्स के बगैर गुजारा कर जिस दिल को उसकी कमी महसूस होने लगती थी,
दिल किया कि अभी पलटकर सख्ती से उसके चौड़े सीने में समा जाए और सुकून से अपनी आंखें मूंद ले, पर उस जगह ये मुमकिन नहीं था। उसको दोनों बाजुओं से थामते हुए मुस्तजाब ने उसको जरा सा अपने सीने से दूर किया और फिर से उसकी गर्दन के पुष्ट से बाल हटाए। झुककर उसकी गर्दन मुलायम जल को अपनी दांतों तले दबाता हुआ वो एक पल में होशो खरीद से बेगाना हुआ था। उसके दांतों की चुभन अपने जल में धंसती हुई महसूस करके वो भी साख्ता सिसकी। वो उसके सिसकने की परवाह किए बगैर अपने दांतों का दबाव बढ़ाता हुआ उसकी स्किन को सक करता उसकी गर्दन को पूरी तरह सुर्ख करने लगा। उसके नर्म गुदास लम्स और उसके जिस्म से उठती हुई उसकी मखसूस खुशबू को महसूस करने के बाद खुद पे काबू रखना किस कदर कठिन और जब्त आजमा काम था। उसका बस चलता तो उसे लेकर सबकी नज़रों से कहीं बहुत दूर किसी ऐसी जगह पे चला जाता जहाँ उसके सिवा ना कोई उसे देख पाता और ना कोई उनके बीच मुअक्कल हो पाता। उसका मखसूस जायका अपने अंदर घुलता हुआ महसूस करके वो पूरी तरह उसमें गुम था। जब उसकी दर्द भरी सिसकी सुनकर उसके मुसलसल कसमसाने पर उसने आहिस्ता से उसके स्किन को अपने दांतों से आज़ाद किया और नरमी से वहाँ अपने लब रख कर उसे चूमने लगा। फिर वहाँ से लब हटाता हुआ उसके लंबे मुलायम बालों को अपनी उंगलियां फेर कर उन्हें सेट करने लगा। अब ये बाल ऐसे ही रखना। उनको उंगलियों से संवारता हुआ उसके कान में बोला था। मुबादा उला इल्मी में या बेध्यानी में उन्हें बांधकर सबको उसकी दी गई सौगात दिखाती फिरती। क्या किया है? वो बुझल सांसों के बीच परेशान सी आवाज में बोली तो उसने दोनों बाजू उसके गिर्द बांधते हुए उसके पुश अपने सीने से लगाकर एक झटके से उसे खुद में भींचा और फिर उसकी लंबी नाजुक गर्दन पे अपनी उंगलियां सरकाई। करके दिखाऊं यहाँ? उसकी भारी आवाज पे वो जी जान से लरज उठी। अपना हाथ उसकी गर्दन से नीचे खिसकाता हुआ वो उसके सीने तक लाया या फिर यहाँ सख्ती से अपना हाथ वहाँ जमाता हुआ वो अपने साथ साथ उसे भी होशो आवाज से बेगाना करने पे तुला था। हुरिया ने भी साख्ता उसके हाथ पे अपने हाथ रखते हुए उसे वहां से हटाने की कोशिश की तो उसने अपनी गिरफ्त मजबूत की और आहिस्ता आहिस्ता सख्ती से उसे सहलाता हुआ उसको मजीद बेचैन करने लगा। मुस्तजाब प्लीज, सब लोग यहीं हैं, वो घबराकर बोली थी। उसको यूं परेशान होता देखकर उसने गहरी सांस खारिज की और अपनी गिरफ्त नरम करते हुए अपने जज्बात से सुर्ख पड़ता चेहरा उसके कंधे पे गिरा दिया। ये कब जाएंगे यार? दोनों बाजू फिर से उसके गिर्द बांधता हुआ वो बेबस से लहजे में बोला था। उसकी बेचैनी पे वो बेसाख्ता उसी परेशानी चेहरे के साथ हल्का सा मुस्कुराई। फिर आहिस्ता से उसकी बाजुओं को सहलाती हुई उसकी गिरफ्त में ही रुख मोड़कर उसकी जानिब पलटी और दोनों हाथ उसकी गर्दन के अतराफ में जमा दिए। चले जाएंगे? उसकी थोड़ी को प्यार से चुमती हुई वो किसी बच्चे की तरह बहलाने के से अंदाज में बोली थी। क्या मसला है? दिल नहीं लगता मेरे बगैर? दोनों बाजू उसकी गर्दन में हाइल करती हुई वो उसकी आंखों में देखती नाज भरे अंदाज में बोली तो वो हल्की सुर्खी माइल आंखों से उसको देखता हुआ उसके चेहरे पे झुका जो जानते बूझते ये सवाल पूछ रही थी और उसकी गर्दन के पुष्प पे गिरते हुए उसके रेशमी बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। उसके बगैर दिल लग सकता था भला? उकसाओ मत, वरना अभी 2 सेकंड के अंदर सबको वापस भिजवा दूंगा जिनकी वजह से मुझे नज़रअंदाज कर रही है। उसके चेहरे को तकता हुआ माथे पे बल डालकर बोला तो हुरिया ने बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसते हुए उसकी गर्दन पर शिद्दत से अपने लब रखे और प्यार से उसको चूमा। उसके यूं खिलखिलाने पे मुस्तजाब के होठों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हारे होठों पे ये खूबसूरत हंसी देखने के लिए करना पड़ता है सब कुछ, वो जताते हुए लहजे में बोला था। उसकी खुशी की खातिर ही तो उन सबको वहाँ लाकर उसने खुद अपने नुकसान किया था, वरना हर रोज़ की तरह वो आज भी उस वक्त फुर्सत से उसके लाड उठाने में मसरूफ़ होती। उसके एहसान जताने वाले अंदाज पर वो मज़ीद शिद्दत से हंसने लगी, जैसे उसके सिवा जैसे दुनिया में किसी और से कोई गर्ज ही नहीं थी। बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो तुम मेरी मोहब्बत का। तुमसे इतनी मोहब्बत ना करता और तुम्हारी हंसी इतनी खूबसूरत ना होती तो फिर बताता। माथे पे बल डालकर जताता हुआ वह आखिर में फिर से पटरी से उतरने लगा था। उसकी फ्रस्ट्रेशन और नाराज़गी पे बेतहाशा हंसती हुई हुरिया ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की। बाज बिल्कुल मत आना फ्लर्ट करने से। उसको फिर से अपनी खूबसूरती की तारीफ करते देखकर वो मसनूई तासुफ से बोली तो उसने आईब्रो उचकाकर उसको देखा। बेवकूफ़ समझ रखा है जो इतनी हसीन औरत से फ्लर्ट करने का मौका हाथ से जाने दूंगा। उसकी बात पे फिर से हंसते ही वो अफसोस से नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर उसके दोनों बाजुओं को थामते हुए उसके सीने पे अपने लब रखे। ठीक है, मत जाने देना, पर अभी जानकर उन लोगों के साथ बैठे तो सही। नरमी से उसका गाल सहलाती वो मुल्तजी से लहजे में बोली थी। उसकी फरमाइश पे वो खाली खाली नज़रों से उसको देखने लगा। नूर अफ़ज़ा को वहाँ लाने के बावजूद भी वो राबिल के साथ उनका रवैया और इब्तिसाम के लिए उनकी बेजा हिमायत अभी तक भूला नहीं था। प्लीज़ थोड़ी देर मेरी खातिर, उसने एड़ियाँ उठाते हुए आहिस्ता से उसके लबों को छुआ। जानती थी कि नूर अफ़ज़ा को सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी की खातिर वहाँ लाया था, पर खुद अभी तक उनसे बात नहीं कर रहा था, इसीलिए तो इतनी देर से बेडरूम में बंद था। उसकी बात पर वो कुछ पल यूं ही उसको देखता रहा, फिर गहरी सांस खारिज की। जब उसकी खुशी की खातिर इतना कर लिया था तो फिर ये भी सही, अभी खाने पे बात कर लूँगा।
वो आहिस्ता से उसकी कमर सहलाता हुआ बोला तो वो तफाकुर से मुस्कुरा दी। वो उससे निगाहें चुराता हुआ पहाड़ की जानिब बढ़ गया। राबेल की वजह से वो तीनों खाने के लिए भी नीचे नहीं आई थी। हुरिया ने उनके लिए खाना ऊपर ही भिजवा दिया था। जब से वो लोग आए थे राबेल सिर्फ एक बार हुरिया से कोई बात करने के लिए डरती डरती नीचे किचन में आई थी। दीवार के साथ पुश लगाए खिसक खिसक कर दबे कदमों किचन की जानिब बढ़ते और उसने पूरी एहतियात की थी कि दूर सोफे पे बैठी हुई नूर अफ़ज़ा की किसी सूरत उस पर निगाह ना पड़े। और फिर हुरिया से बात करते ही तेजी से वापस ऊपर भाग गई थी। नूर अफ़ज़ा से कुछ بعید नहीं था, उसके कारनामे में वहीं उसकी तबीयत साफ कर देती। इतने रोज से जो ममता जोश मार रही थी वो अपनी जगह पर, जो खून उनके अरमानों का हुआ था उस पर कम से कम 2-4 तो जड़ ही देती उसको। पर मसला ये भी तो था कि मुस्तजाब के डर से उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। खाने के बाद से और असीर तो फिरोज़ा के साथ वापस चली गई थी, पर वो वहीं रुक गई थी। हुरिया तो उन सब के जाने पे भी अफसुर्दा थी, लेकिन असीर और सिफ़ा का सारा सामान वहीं था जो उन्हें सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए चाहिए था, और फिरोज़ा उन्हें यूँ अकेला भेजना नहीं चाहती थी। उनके जाने के बाद वो नूर अफ़ज़ा को शब्बा खैर कहती हुई ढीले कदमों से चलती उदास से चेहरे के साथ बेडरूम में आई, पर अंदर कदम रखते ही उसकी पुछ देखकर एकदम सारा मूड तब्दील हो गया। उदासी खुद ब खुद गायब होने लगी और उसकी जगह खुमार सा छाने लगा। ज़िंदगी हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद खूबसूरत होती जा रही थी। वो बेड से कुछ फासले पे खड़ा उनमें फ़ोन में मसरूफ़ था। वो उसके सामने आई, फ़ोन उसके हाथ से लेकर साइड पे रखते हुए दोनों बाजू उसकी गर्दन में हाइल किए, फिर एड़ियाँ उठाती उसके चेहरे पे जगह जगह अपने लब रखने लगी। हाँ, आज तो बहुत प्यार आएगा। उसकी वारिफ्तगी पे वो एक पल के लिए हंसा और फिर जताते हुए लहजे में बोला। वो उसके अल्फाज नज़रअंदाज करती हुई उसके बालों को अपनी उंगलियों से संवारने लगी, फिर उसके होंठों पे अपने लब रखकर आंखें मूंदती हुई गहरे सांस लेने लगी। क्या बात है, वैसे तो मुंह नहीं लगाती है और आज इतनी मेहरबानी। उसकी खामोशी पे वो उसकी पूछ थपकता हुआ मज़ाहिन बोला था। हुरिया ने पलकें उठाते हुए उसकी आंखों में देखा। उसकी पलकें नम थी। वो ठिठका, क्या हुआ है? उसके इब्तिसार पे वो नफ़ी में सर हिलाकर उसके सीने से लिपटी और दोनों बाजू सख्ती से उसके गिर्द बांध लिए। हूर, इधर देखो मेरी तरफ। उसको दोनों बाजुओं से थाम कर ज़बरदस्ती खुद से अलग करता हुआ उसका चेहरा देखने लगा, फिर उसकी भीगी आंखें और एक दूसरे में बेबस होंठ देखकर सख्ती से अपने लब भींचे। रो क्यों रही हो? दोनों हाथों में उसका चेहरा थामते हुए उसने नरमी से पूछा था। वो कुछ बोले बिना यूं ही निगाहें झुकाए खड़ी रही। वो लोग चले गए हैं, इसीलिए उसे फ़िलहाल उसके रोने की यही वजह समझ में आई थी। उसके इफ्तिसार पे हुरिया ने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिलाया और फिर पलकें उठाकर शिकायती अंदाज में उसकी आंखों में देखा, जो उसके कहे बिना कुछ भी नहीं समझता था। खफा हो? वो उसके आंसू साफ करता हुआ झुककर नरमी से उसकी आंखें चूमने लगा। वो फिर से उसकी गर्दन में बाजू हाइल करती हुई सख्ती से उससे लिपट गए। फिर से इज़हार मोहब्बत करने का दिल चाह रहा था, पर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वहीं दिल की बातें दिल में छुपा कर रखने वाली आदत मैं तस्वीर भी नहीं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि आपकी बजाय कोई और मर्द मेरी ज़िंदगी में होता। वो भीगी आवाज़ में बोली थी। उसकी कमर सहलाते हुए सुजाब ने उसके अल्फाज के गलत चुनाव पे फिर से सख्ती से अपने लब भींचे। ठीक है, तंग मत करो। उसकी बेसरोपा बातें सुनकर वो उसे साइड पे धकेलता हुआ अपना फ़ोन उठाकर दूसरी जानिब बढ़ा, तो वो खुफगी से उसको देखने लगी। फ़ोन चार्जिंग पे लगाकर टेबल पे रखता हुआ वो फिर से उसकी जानिब मुड़ा। उसके तासुरात देखकर अपना गुस्सा भूलता हुआ बेसाख्ता हंसने लगा। अच्छा आ जाओ। उसने हंसते हुए दोनों बाजू वा किए तो वो अपने आंसू साफ करते हुए तेजी से उसके पास आई और उसके सीने में समाते हुए आंखें मूंद ली। ठीक से मिलो ना, ये क्या कर रही हो? उसको अपने सीने में छुपकर आंसू बहाते महसूस करके मुस्तजाब ने दोनों बाजू उसके गिर्द बांधे और जोर से उसे थपक कर बोला। वो रोती रोती खिलखिलाकर हंसी और उसकी पुश के गिर्द अपने बाजुओं का घेरा तंग किए करती हुई मज़ीद सख्ती से उससे लिपट गई। इतनी मोहब्बत करती हो कि मेरे सिवा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, फिर हर बात पे छोड़कर जाने की बात क्यों करती हो? सर झुकाकर उसको देखता हुआ वो आंखें सुकेड़ कर बोला था। सिर्फ तब करती हूँ जब आप मुझे तंग करते हैं। उसके सीने से लगी लगी वो गीली सांस अंदर खींचकर तसी करती हुई बोली। मैंने जिस दिन तुम्हें तंग करना शुरू कर दिया ना मेरी जान, उस दिन तुम्हारा दिमाग सेट हो जाएगा। ये सारे नखरे धरे के धरे रह जाएंगे। उसका जबड़ा अपने हाथ में दबोचते हुए मुस्तजाब ने उसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर अपने मुकाबिल किया। क्या शिकायतें लगा रही थी अपने मैके वालों से मेरी? वो मसनूई तासुफ से बोला था। उन्हें बता रही थी कि आप मुझ पे कितना जुल्म करते हैं। वो दोनों हाथों से अपने आंसू साफ करती हुई बोली। कौन सा जुल्म? जुल्म की नौयत बताई थी? वो जो मायनी लहजे में बोला तो वो बेसाख्ता हंसी, फिर उसके सीने पे मुक्का जड़ा। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिशें करो मुझे जालिम जाबिर शौहर साबित करने की, मैं तुम्हारी कोई कोशिश कामयाब होने नहीं दूंगा। उसके नाजुक से वजूद पे को अपने सीने में भींचता हुआ वो उसका सर चूमकर बोला था। उसकी मोहब्बत और इल्तिफात पे उसकी पलकें फिर से भीगने लगी। क्यों करते हैं मेरे लिए सब ये सब? वो भी यकीनी किसी कैफियत में मध्यम आवाज़ में बोली। तो वो कुछ पल यूं ही उसे अपने मजबूत इसार में लिए खड़ा खड़ा रहा, फिर उसे दोनों कंधों से थामते हुए अपने मुकाबिल करके उसकी आंखों में झांका
तुम नहीं जानती। उसके बाल कान के पीछे अड़सता हुआ वो उसके गाल पर अपनी उंगलियां सरकाता आंखें मूंद कर वालियाना अंदाज में उसका गाल चूमने लगा। वो कसमसाई, इतनी मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे, वो जब से बोला था कितनी। अपने गाल पे उसका लम्स महसूस करते हुए उसने ट्रांस किसी कैफियत में पूछा, बेहद वाह हिसाब। वो शिद्दत से उसका गाल चूमकर पीछे हटा तो हुरिया ने उसकी आंखों में देखा, मैं आजमा लूं। मोहब्बत तो वो करता था, उसमें कोई शुबा नहीं था, पर यूं हर गुजरते दिन के साथ उसकी मोहब्बत बढ़ती ही जाएगी ही नहीं सोचा था। अभी कम आजमा रही हो। उसके इफ्तिसार पे वो बेबसी से हंसा और फिर उसे अपने हिसार में लेता हुआ बेड के जाने बढ़ा। सो जाओ आराम से, सुबह से उठी हुई हो। उसको जबरदस्ती बेड पे लेटाता हुआ उसने कंफर्टर उसके ऊपर उड़ाया और झुककर उसके बाल सहलाते हुए नरमी से उसके माथे पे अपने लब रखे। उसे एक दो ज़रूरी कॉल्स करनी थी। वो शाम में सोकर अपनी नींद पूरी कर चुका था, पर वो मुस्तकिल जाग रही थी। हुरिया ने आहिस्ता से उसका गाल छुआ, फिर मुतमईन होते हुए आंखें मूंद ली। वो सीधा होता हुआ कुछ पल वहीं खड़ा रहा, उसको देखता रहा और फिर अपना फ़ोन उठाकर बाहर की जाने बढ़ गया। वो रात 12 बजे के करीब हवेली वापस लौटा था। आते ही हस्बे मामूल नूर अफ़ज़ा के कमरे की जानिब बढ़ा और आहिस्ता से दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ। अंदर खाली कमरे ने उसका इस्तकबाल किया। वो चौंक कर वापस बाहर की जानिब पलटा। इब्तिसाम कब आए बेटा? फिरोज़ा किसी काम से बाहर आई थी। उसको वहाँ खड़ा देखकर उसके करीब आ गई। बस अभी अभी आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? खाला कहाँ है? उनको जवाब देते हुए उसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। हाँ बस सोने ही लगी थी, मुस्तजाब आया था, आज उसके साथ चले गए थे तो वापसी पे देर हो गई। भाभी वहीं रुक गई हैं उसकी तरफ। तो तुमने खाना खा लिया? वो उसकी बात का जवाब देती हुई आखिर में तशवीश से पूछने लगी। वो उनकी बात सुनकर बिल्कुल शॉक रह गया था। नूर अफ़ज़ा मुस्तजाब के घर पे थी। सब कुछ भूलकर इतनी आसानी से उसको माफ़ करके उसके साथ राब्ता बहाल कर लिया था उन्होंने। इब्तिसाम बेटा खाना खाया या लगवाऊं? उसके बाजू पे हाथ रखती हुई फिरोज़ा ने फिर से इब्तिसार किया तो वो चौंक कर होश में लौटा और खालिल ज़ैनी से उनकी तरफ देखकर उनका सवाल समझने की कोशिश करने लगा। फिर गहरी सांस खारिज की। खा लिया है पप्पो, कॉफ़ी बनवा दे किसी से? बस उसके कंधे पे बाजू फैलाता हुआ वो उनको तसल्ली देता। थकान भरे लहजे में बोला था। उसने खाना नहीं खाया था, पर उनकी दी गई इत्तला सुनकर भूख प्यास गायब हो गई थी। मैं सुंबुल को कहती हूँ। रोज़ा प्यार से उसके बाल सहलाती हुई पिछले लॉन की जानिब बढ़ी ताकि वहाँ मौजूद सिबगा और असीर में से किसी को सुंबुल तक पैगाम पहुँचाने का कह सकें। तमाम मुलाजमिन उस वक्त तक अपने अपने क्वार्टरों में जा चुके होते थे। उनके जाने के बाद वो वहीं सोफे पे गिर गया। कितनी देर वो यूं ही वहाँ बैठा रहा। होश में तब लौटा जब आधे घंटे बाद सुंबुल उसकी कॉफ़ी बनाकर लाई और उसके सामने मेज़ पर रखती हुई वापस पलट गई। वो बेदिली से मग उठाता हुआ पिछले लॉन में आया और पिलर से टेक लगाता हुआ खालिल ज़ैनी से सामने देखने लगा। ब्लैक सॉरी शर्ट पहने झूले के किनारे पर बैठी हुई असीर अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में मसरूफ़ थी। उससे काफ़ी फासले पर लॉन के दूसरे किनारे पर नंगे पैर घास पर चलती हुई सिबगा असवद से फ़ोन पे बात कर रही थी। वो असीर पर निगाहें मरकूज़ की तमाम सोचे जहन से झटकता हुआ उसके बारे में सोचने लगा। उससे माफ़ी मांगने के बाद उसका दिल उसकी जानिब से कदरे मुतमईन हो गया था। पहले हर वक्त एक तलवार सी सर पे लटकी रहती थी कि कहीं वो उसके लिए कोई मसला ना खड़ा कर दे, पर अब उसे यकीन था कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। वैसे भी जो उसने करना था वो कर चुकी थी। वो सुस्त रवि से चलता हुआ उसके नज़दीक आया और उसके पीछे झूले पे हाथ टिकाता हुआ ज़रा सा झुका। सिबगा दूसरी जानिब थी, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया था। अपने पीछे किसी की मौजूदगी के एहसास पे असीर ने फ़ोन से सर उठाते हुए एकदम चेहरा मोड़कर ऊपर देखा और फिर को गैरादी तौर पर मस्जिद किनारे पे खिसकी। ये लो कॉफ़ी पियो। उसके सुर्ख पड़ती नाक में निगाहें टिकाए वो लाशौरी तौर पे फिर से उसके चेहरे के नकूश में किसी और की शबिया तलाशने लगा। असीर ने यूं ही दुम सादे निगाहें झुकाकर कॉफ़ी के मग की जानिब देखा और फिर हिले बगैर दोबारा से पलके उठाकर उसका चेहरा तकने लगी। वो अपने कॉफ़ी उसे क्यों दे रहा था? उसके साथ अपने दोस्त इतने दोस्ताना मरासिम तो कभी नहीं रहे थे। ठीक है माफ़ी मांग ली थी, पर उसका ये मतलब तो नहीं था कि वो सब कुछ भूल भाल कर उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था? कहाँ इतनी नफरत थी और कहाँ एकदम से ये दोस्ताना रवैया? क्या ये उसकी कोई नई चाल थी, कोई नई साजिश जिससे वो उसे मज़ीद फंसा सकता, उसको और ज़्यादा ब्लैकमेल कर सकता? पी लो, छूटी नहीं है, ना ही जहर मिलाया है, सुंबुल ने बनाई है। वो यूं सुनसे अंदाज में पलके झुकाए बिना उसको बेयकीनी से अपने जानिब तकता पाकर तसल्ली देने के से अंदाज में बोला था। वो फिर भी यूं ही लब से उसकी जानिब देखती रही। जिस तरह से वो उसके बारे में इतना कुछ जानता था और उसकी एक एक बात की खबर रखता था, उस जैसे शातिर इंसान के सामने कुछ भी बोलना अपनी कोई कमज़ोरी उसके हाथ में देने के मुतरादिफ था। इसलिए खामोशी ही बेहतर थी। वहाँ बैठना मजबूरी थी क्योंकि सिबगा को वहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो ब्लैक स्वेट शर्ट में उजागर होता बंधे हुए बालों में उसका ठीके नकोश वाला चेहरा देखने लगा। गहरी काली आंखों में अजीब सी मकनातीसी कशिश थी। मुंह बंद रखो तो अच्छी लगती है। उसको यूं मुजस्मा बना देखकर
उसने कॉफ़ी वाला हाथ पीछे खींचा और मग को अपने लबों तक ले जाते हुए तल कॉफ़ी का घूंट भरकर बोला। शायद उसे कुछ बोलने पे उकसाना चाह रहा था। रोती हुई भी अच्छी लगती हो वैसे, वो याद करने के से अंदाज में बोला तो असलीर ने तासुफ से उसके खुद पसंद इंसान को देखा जिसे दूसरों को जेर करके उन्हें रुलाकर बेबस देखकर मजा आता था। आप किसी भी तरह अच्छे नहीं लगते, वो यूं ही हरकत किए बिना सुन से अंदाज में उसको देखती हुई बोली। उसकी जुबान से निकले हुए अल्फाज सुनकर वो सर नीचे गिराता यूं महफूज होकर हंसने लगा जैसे उसने कोई लतीफ़ा सुनाया हो। अच्छा क्यों? बड़ी नई सी इत्ला है वैसे, आज से पहले कभी नहीं सुनी। वो जिसकी पर्सनैलिटी की तारीफ हर दूसरा इंसान करता था वो असीर बेजाद जैसी आम सी लड़की को किसी भी तरह अच्छा नहीं लगता था। पर क्या वो वाकई आम थी? उसने गहरी जांचती हुई निगाहों से उसका चेहरा देखा। ये आंखें असली हैं तुम्हारी? इतनी देर पलके छिपकाए बिना कैसे रह लेती हो? वो शहादत की उंगली से उसकी आंखों की जानिब इशारा करता हुआ मसनूई तशवीश से बोला था। जब से वो यूं वहां आया तब वो यूं ही उसे देख रही थी, पता नहीं एक बार भी पलके झपकाई थी या नहीं। शायद ये उसकी आदत थी, अजीब ही आदत थी वैसे, पर होती हैं कुछ लोगों में अजीबोगरीब आदतें। वो सर झटकता हुआ अपने कॉफी की जानिब मुतवज्जा हुआ। असीर की लबों के गोशों पे पहली बार मुबहम सी मुस्कुराहट उभरी। अगर आपको मालूम हो कि आपके इर्द गिर्द कोई बहुत ही खतरनाक चालाक भेड़िया या कोई जहरीला सा जानवर मौजूद है तो जो आपकी ताक में है और किसी भी पल आप पर हमला कर सकता है, तो आप पलके झपकेंगे या फिर मोहतात रहेंगे? उसके अल्फाज सुनकर अब्तुसाम ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। चेहरा एक पल में अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ा था। अपने इश्ताल पे जब्त करता उसने लहू रंग आंखों से उसकी जानिब देखा जो उसे किसी भेड़िया या जहरीले जानवर से तशबिया देती हुई खुद जहर उगल रही थी। कहा था ना मुंह बंद रखो तो अच्छी लगती है। उसके अल्फाज पे कोई भी तासुर दिए बिना वो यूं ही सुपार चेहरे के साथ उसको देखती रही। उसके इस अंदाज पे इब्तिसाम को उलझन सी होने लगी। उसे याद आया जब वो आखिरी बार मंगनी से एक रात कबल उसके कमरे में आई थी तब भी उसके चेहरे पे यही तासुरात थे। क्या चाहती हो? मैं माफ़ी मांग चुका हूँ अब उससे नफरत की वजह, अब तो बदला भी ले चुकी हो, मजीद क्या चाहती हो? वो वहशत भरे अंदाज में बोला था। राबिल को सब कुछ बताकर वो एक तरह से अपना बदला तो ले ही चुकी थी। अजीब बात यह थी कि वो उसके बावजूद भी उसके साथ नफरत का ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। शायद इतनी नफरतें पाल ली थी कि अब दिल में जगह तंग पड़ने लगी थी। किस किस की नफरत को दिल में बसा कर रखता। पहले ही एक शख्स के लिए दिन ब दिन बढ़ती हुई नफरत उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। वैसे भी उस जैसी कमज़ोर सी बेजरा लड़की से नफरत बेकार ही थी जो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। उसकी नफरत में खुद को जलाने का फ़ायदा नहीं था। नफरत तो उससे जायज़ थी जो उसके हिस्से की भी सारी खुशियाँ और मोहब्बत अपने दामन में समेट कर बैठा था। वो उसके चेहरे से निगाह हटाती हुई दूर टहलती सिबका को देखने लगी। निगाहों का जाविया बदला था पर उसकी मौजूदगी में तमाम हसासियत अब भी चाको चौबंद थी। क्या वो वाकई सुधर गया था? उसको अपने गुनाहों का एहसास था इसलिए माफ़ी मांग रहा था, या फिर बार बार ठुकराए जाने के बाद उसे अंदाज़ा हो गया था उसका ये सारा गम खुद साख्ता था। वो कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस खारिज करता हुआ सुस्त रवि से अंदर की जानिब बढ़ गया। रात के 11 बजे वो दोनों सिबका के बेडरूम में मौजूद थी। शहरयार का नंबर मिलाते हुए असीर ने फ़ोन अपने कान से लगाया तो सिबका हस्बे मामूल उसके साथ चिपक कर बैठ गई। दूसरी जानिब बैल जा रही थी पर कॉल अटेंड नहीं की गई। असीर ने फिर से उसका नंबर डायल किया। इस बार दूसरी बैल पे भी कॉल काट दी गई। उसने शौक से पहले अपने फ़ोन की जानिब और फिर सिबका की जानिब देखा। उसने मेरी कॉल काट दी। मेरी? असीर बेहजाद की? उसकी तो मैं। उसने दांत पीसते हुए फिर से उसका नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाया। ये क्या समझता है? ऐसे डेट करके मुझे बीच राह में छोड़ देगा? ऐसे तो मैं क़यामत तक नहीं होने दूंगी। मेरा नाम भी असीर बेहजाद है। इतना इसका जीना हराम करूंगी कि ना ये मेरे साथ रह पाएगा और ना मेरे बगैर रह पाएगा। वो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर आया हुआ था। अपने फ़ोन पर बार बार आती हुई इसकी कॉल देखकर उसने बादल नख्वास्ता कॉल अटेंड की और फ़ोन कान से लगाया। हेलो। सामने बैठे हुए अपने दोस्त की मौजूदगी की वजह से वो मुहतात अंदाज में बोला था। हाय बेबी व्हाट्सएप। दूसरी जानिब से उसकी आवाज़ सुनती हुई असीर पूरे जोशो खरोश से बोली तो उसने एकदम गड़बड़ा कर गैर महसूस अंदाज में स्पीकर पे हाथ रखा। उसके इस दर्जा ओछेपन पे सिबका ने गुस्से से उसको देखा। शान बेनियादी से उसको नज़रअंदाज करती हुए असीर शहरयार के बोलने का इंतज़ार करने लगी, पर वो तो शायद उसके तर्ज तखातुब पे सदमे में ही चला गया था। वो मैं ये कह रही थी कि कल मेरी शाम तक क्लासेस है ना, तो मुझे 6 बजे यूनिवर्सिटी से पिक कर लेना, ठीक है? ओके बाय। असीर ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ करते हुए उसके बोलने का इंतज़ार किया और फिर उसकी मुज़फ़्फ़र खामोशी पे खुद ही असल मुद्दे की तरफ आए। शहरयार ने एक निगाह खड़े होते हुए अपने दोस्त पर डाली जो उसकी कॉल पर मसरूफ़ देखकर वहाँ से उठता हुआ किसी काम से पार्किंग में मौजूद अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। अब ऑब्वियसली 6 बजे तक तो कोई पागल ही ऑफिस खोल कर बैठा होगा ना। अभी उसने बोलने के लिए लब वाही किए थे कि दूसरी जानिब फिर से उसकी आवाज़ गूंजी। उसका पिछली दफ़ा वाला बहाना मद्देनज़र रखते हुए इस बार उसने पहले ही उसको बावर करवा दिया था। हमारा रिलेशनशिप
हो गया है ना, तो मेरे ख्याल है अब हमें वीक में एक बार लाज़मी मिलना चाहिए, वो पूरे एतमाद से बोली। तो शहरयार जो अभी उसकी पिछली बात ही समझने की कोशिश कर रहा था, उसकी अगली बात पे उसको बुरी तरह खांसी का दौरा पड़ा। सिपा शौक से उसको देखने लगी। एक तो इससे हमारी और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और दूसरा वैसे भी ऐसी फालतू बेकार लाइफ गुजारने का क्या फ़ायदा जिसमें कुछ फ़न ही ना हो। बस हर वक्त इंसान पागलों की तरह काम या पढ़ाई करता रहे। वो किसी की भी परवाह किए बगैर बस अपने ही हक के जा रही थी। हमारा क्या हो गया है? वो हैरानगी से बोला तो उसकी 200 की स्पीड से चलती हुई ज़ुबान को एकदम ब्रेक लगा। उसका रिएक्शन देखकर, उसकी बेयकीनी में डूबी हुई आवाज़ सुनकर वो गड़बड़ा गई थी। रिलेशनशिप? वो हकलाकर बोली। तो फ़ोन कान से हटाते हुए शहरा ने एक पल के लिए बेयकीनी से उसको देखा और फिर दोबारा से उसे कान से लगाया। और ये एग्जैक्टली हुआ कब? वो तहीर से बोला था। असीर ने एक पल के लिए दोनों लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस किए। मेरे साथ ज़्यादा फालतू बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हमारा रिलेशनशिप है, वो है, ज़ोर देकर बोली थी। ये दुनिया का पहला रिलेशनशिप था जिसमें सामने मौजूद मर्द को ही खुद मालूम नहीं था कि उसका कोई रिलेशनशिप भी है। आपने उस दिन मेरा हाथ भी तो पकड़ा था। उसकी खामोशी पे असीर ने फिर से अपने किए दावे के हक में एक दलील पेश की। हाथ पकड़ने का मतलब होता है रिलेशनशिप हो गया है? वो उसी हैरानगी से बोला था। दिल ही दिल में उसको गालियों से नवाज दिया। असीर ने दांत किटकिचाए। जी हाँ, यही मतलब होता है हाथ पकड़ने का, और क्या मतलब होता है? वो बाकायदा झगड़े पर उतर आई थी। हाँ बिल्कुल यही मतलब होता है, सही जा रही हो। वो सर झटक कर मुंह में बड़बड़ाया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अगली बार गले भी मिल लें। सिपका ने उसके हाथ से फ़ोन खींचा तो उसके आखिरी अल्फाज की सूरत में मुंह में ही रह गए। उसने कॉल एंड करके फ़ोन साइड पर फेंका और गजबनाक निगाहों से उसको घूरती बुरी तरह झंझोड़ने लगी। तो सिर्फ इतना बता दे, तेरा मसला क्या है? तू क्यों आखिर अपनी औकात में नहीं रह सकती? तू माफ़ कर दे। वो आप भी रहे होंगे तो तेरी ये बकबक से सुनकर इरादा बदल लेंगे। उसका दिल क्या कि रख रख कर उसको दो चांटे लगाए। लो अब मैंने क्या किया है? उसको इतनी बुरी तरह रिएक्ट करते देखकर असीर ने हैरानगी से पूछा था। वो लब भींच कर खशमगीन निगाहों से उसको घूरने लगी। असीर ने नाराज़गी से उसको देखा और फिर अपना पास पड़ा हुआ फ़ोन उठाने की कोशिश की ताकि फिर से उसको कॉल करके उसका दिमाग पका सके। बस हो गई ये बात, उनको बता दिया है ना, अब वो फ्री होंगे तो आ जाएंगे। उसका इरादा भांपते हुए सिपका ने सरस से फ़ोन उठाया और उसकी पहुँच से दूर किया। लो अभी कहाँ से हो गई बात? अभी मुझे कपड़े भी तो डिसाइड करने उनके साथ ताकि कल हम ट्विनिंग कर सके। वो नाराज़गी से बोली थी। सिपका ने बेबसी से उसके सामने हाथ जोड़े। असीर, उन्होंने बोला है कि वो तेरे साथ ट्विनिंग करना चाहते हैं। अपनी ये चीप निब्बा नबी वाली हरकतें अपने तक रखें। वो शदीद बेबसी के आलम में बोली थी। जब वो ही उसकी बातों से इस कदर आजिज़ आ चुकी थी तो अगले इंसान की क्या कैफियत होगी वो अच्छी तरह समझ सकती थी। वो जिसके पास बात करने का वक्त नहीं था, जिसको ये भी नहीं पता था कि वो आजकल एक अदद रिलेशनशिप में है, वो भला उसके साथ ऐसी बेकार की चीज़ें डिस्कस करता। उसकी बात पे तकिया ठीक करती। असीर नाराज़गी से रुख मोड़ कर लेट गई। अजीब बोरिंग। शहरयार का चेहरा याद करती हुई मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई थी। फिर चेहरा मोड़कर नाराज़गी से पीछे मौजूद सिपका को देखा जो अब खुद में सोने की तैयारी कर रही थी। पागल चश्माटू दोनों। वो फिर से चेहरा वापस मोड़ती हुई तकिए पे सर रख कर लेट गई। बिल्कुल ही पागल है, पता नहीं मुझे इस जैसी इतनी कूल लड़की इतने स्टूपिड लोगों में कहाँ से पैदा हो गए। उसकी बड़बड़ाहट को नज़रअंदाज करती हुई सिपका ने उसका फ़ोन अपने तकिए के नीचे रखा, उस पर सर रखकर लेटती हुई सोने की कोशिश करने लगी। असीर कुछ देर यूं ही लेटी अगले दिन के बारे में सोचती रही और फिर तमाम सोचों को जहन से झटकती हुई उसका चेहरा याद करने लगी। फिर अपनी बात के जवाब में उसको हैंगी भरा अंदाज याद आया तो तकिए में चेहरा घुसाकर ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। सर मुस्तजाब सर कह रहे हैं आप आधे घंटे तक उनके ऑफिस में उनसे मिलें, कोई ज़रूरी बात है, अभी वो मीटिंग में है। फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद अपने ऑफिस में बैठा हुआ उसामा एक फाइल में बुरी तरह उलझा हुआ था जब उसे मुस्तजाब का पैगाम मौसूल हुआ। ठीक है, मुझे 5 मिनट पहले रिमाइंड करवा देना। सामने खड़े लड़के को जवाब देता हुआ वो फिर से लैपटॉप पे खुली फाइल की जानिब मुतवज्जा हो गया। सर बुरी तरह दुख रहा था। कुछ देर में वहीं बैठा उसके बात समझने की कोशिश करता रहा और फिर लैपटॉप बंद करके ऑफिस से बाहर आ गया। दिमाग पूरी तरह सेचुरेट हो चुका था, इसलिए अब ब्रेक लेना ही बेहतर था। वो बाहर आया तो चारों जानिब बैठे हुए लड़की लड़कियां तेजी से अपने हाथों और दिमाग को चलाते हुए काम में जुटे थे। चेहरों पे परेशानी छाई थी। जानते थे कि असाइनमेंट वक्त से खत्म ना करने की सूरत में सबके सामने कितनी इज्जत अफजाई हो सकती है। वो टांगे क्रॉस करता हुआ वहीं दीवार से कंधा टिकाकर गायब दिमागी से उन सबको देखने लगा। जिंदगी वाकई यूनिवर्सिटी से ऑफिस और ऑफिस से यूनिवर्सिटी तक महदूद होकर रह गई थी। राबिल को नाराज हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था और इस एक हफ्ते में उसे एक दिन भी इतनी फरागत नहीं मिली थी कि वहां जाकर उसको मना पाता। उसकी नाराजगी भी जायज़ पर अपनी जगह वो भी मजबूर था। उसे अंदाजा नहीं था कि बीएस के मुकाबले में एमएससी की डिग्री 1000 गुना ज्यादा टफ होगी और फिर उससे ऊपर से काम का प्रेशर। मुस्तजाब ने जिस तरह से सबने के खिलाफ जाके उस पर भरोसा करते हुए अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दिया था, वह अब दोनों में से किसी एक मामले में भी लापरवाही बरत कर उसे मायूस नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसको अपने फैसले पे पछतावा हो। घड़ी में वक्त देखते हुए उसने गहरी सांस
खारिज की। मुस्तजाब को मीटिंग से फ्री होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। पहली मंजिल की रिसेप्शन की जानिब बढ़ते हुए उसने एक ताराना ने कहा, दाएं जानिब गाड़ी जहाँ सारे इंटर्नीज अपनी अपनी फाइल में सर घुसाए बैठे थे। उनमें से अक्सर उसके जूनियर से और कुछ जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से आए थे। उनसे उसका तारुफ यहीं आकर हुआ था। इतनी परेशानी और काम के दबाव के बावजूद भी सुबह से चुप रहकर उसकी जुबान में खुजली हो रही थी। मिस हुरिया आपके डेस्क के नीचे चिप करिए। रिसेप्शन की जानिब कदम बढ़ाते हुए उसने सरसरी अंदाज में दूर बैठी हुई हुरिया को इंटर्नी को मुखातिब किया तो मचलकर एकदम से अपनी चेयर से खड़ी हुई और घबराकर डेस्क के नीचे झांकने लगी। सर कहाँ है? यहाँ तो नजर नहीं आ रही। वो खाइफ लहजे में परेशानी से बोली थी। ठीक से देखें, यही है, मैंने खुद देखी थी पिछले साल। वो पूरी संजीदगी से बोला तो जो उसकी पहली बात सुनकर फिर से झुकती हुई डेस्क के नीचे झांकने लगी थी। उसकी अगली बात पे होंकों की तरह उसकी शक्ल तकने लगी। फिर सबको हंसता हुआ देखकर वापस से अपनी चेयर पर बैठ गई। इब्तिसाम और मुस्तजाब के लिए दिए रवैये के बरक्स उसकी मजाक की आदत और दोस्ताना फितरत से वहाँ मौजूद सब लोग अच्छी तरह वाकिफ थे और इसी वजह से उसे पसंद भी करते थे। वो आते ही वहाँ पर हल्दी अजीज बन गया था। तकब्बुर नामी कोई चीज़ उसके रवैये में ढूंढने से भी नहीं दिखाई देती थी। वहाँ के बाकी मालिकों के बरक्स वो कदरे आजिज मिजाज था और कभी उनको अपने एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट नहीं करता था। उसके आने से ऑफिस के सख्त माहौल में एकदम रौनक सी आ गई थी। हुरिया नामी उसे टर्नी को पेंसिल उठाकर स्केच बनाता देखकर वो अपने कदमों का रुख मोड़ता हुआ तेजी से उसके पास आया। ये क्या कर रही हैं आप? वो उसके सर पे पहुंचकर सदमे से चिल्लाया था। उसने घबराकर उसामा की जानिब देखा। काम सीरियसली? उसके सामने पड़े हुए स्केचेस को देखकर वो शौक से बोला था, आपको किसने कह दिया ये काम करने की जगह है? वो यूं बोला जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद कर दिया। वो मुंह खोले उसकी शक्ल तकने लगी। ऑफिस हम काम करने के लिए थोड़ी आते हैं। उसामा ने उसके सामने बिखरे हुए तमाम स्केचेस को इकट्ठा करके फाइल में उड़सा कुछ फासले पर बैठे हुए एक और इंटर्नी की जानिब मुड़ा। ओए मोनिस, इधर आ। उससे यूं भी तकलीफ से मुखातिब हुआ था जैसे अपने घर के लाउंज में बैठा हुआ हो। उसामा की पुकार पे वो फौरन से अपने डेस्क से उठता हुआ उसके करीब आ गया। ये ले मिस सूर्या की असाइनमेंट आज तू कंप्लीट करेगा। उसामा ने हाथ में मौजूद फाइल मोनिस नामी उस लड़के की जानिब बढ़ाई तो वो फाइल उसके हाथ से थाम कर उस इजाफी काम पे मुंह बनाता हुआ वापस से अपने डेस्क की जानिब बढ़ गया। उसामा चेयर खींचता हुआ वहीं उसके साथ बैठ गया। आपको हमने यहाँ काम करने के लिए थोड़ी रखा है, आप उसे बिल्कुल अपना घर समझे। वो दोस्ताना लहजे में बोला था। वो नासमझी से मुस्कुरा दी। वैसे तो वो आते जाते इन सबसे छेड़छाड़ करके उनको हंसाता रहता था, पर बहरहाल ऑफिस का माहौल ऐसा हरगिज नहीं था कि वहाँ कोई काम को नजरअंदाज करता। चेयर पे बैठे हुए उसामा ने तिरछे नजरों से उसको देखा और फिर एकदम उसकी जानिब झुका। अच्छा, मेरी अब इतनी ही फारिग है तो मेरी एक हेल्प कर दे। वो फौरन से मतलब की बात पे आया तो वो सवालिया निगाहों से उसको देखने लगी। दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड, बेदीहानी में बोलते हुए उसामा ने एकदम जुबान दांतों तले दबाई। सॉरी, बीवी है? बीवी? उसने पहले तस्दी की और फिर खुद ही ताज्जुब से पुरसोच अंदाज में ऊपर देखने लगा। जिससे निकाह हुआ है वो भी बीवी ही होती है ना? कुछ ना समझ आने पर उसने झुंझलाकर सामने बैठी हुई इंटर्नी से पूछा था। वो धीरे से हंस दी। मनकूहा, उसने तस्दी की तो मुतमईन होकर इस बात में सर हिलाता हुआ फिर से असल मुद्दे पे आया। हाँ वही, दरअसल वो हमेशा की तरह मुझसे नाराज है। बस उसको मनाने के लिए मुझे कोई ऐसा बेस्ट ऑप्शन बता दें जिसमें वक्त भी कम से कम लगे, मेरी धुलाई भी कम से कम हो और वो फौरन से मान भी जाए। वो बेचारगी से बोला था। उसका मसला सुनती ही वो सोच में पड़ गई। फ्लावर्स भिजवा दे, सॉरी के नोट के साथ। चंद सानिये सोचने के बाद वो रुसान से बोली थी। मीटिंग खत्म करके फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलते हुए मुस्तजाब ने एक निगाह उस पर डाली। उसामा आ जाओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम सीनियर्स अफसर उनकी झुरमुट में नीचे की जानिब बढ़ते हुए उसने मसरूफ से अंदाज में उसको पुकारा था। उसकी आवाज़ सुनकर जहां तमाम लड़कों ने मजीद दिलजमी से अपनी सर फाइल्स में घुसा लिए, वहीं अपनी अपनी चेयर्स पर बैठी हुई तमाम लड़कियां उचक उचक कर रक्श और सताइश भरी निगाहों से उसका तीखा, मगरूर, नक्कूश वाला चेहरा और शानदार पर्सनैलिटी देखने लगी। उसामा ने बेजार सा मुंह बनाते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर उसकी नकल उतारी। जहाँ वो उस जंजाल को बनाने का सोचने लगता था वहाँ उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने आ जाता था और उसका मसला वहीं धरा का धरा रह जाता था। ये सारे बहन भाई दरअसल बिल्कुल एक जैसे अपनी वालदा मोहतरमा और मेरी सास पे गए। साथ बैठी इंटर्नी के कान में घुसते ही उसने पूरी राजदारी से उसकी मालूमात में इजाफा किया तो वो चेहरा झुकाते हुए अपना मुंह पे हाथ रखकर हंसी छुपाने की कोशिश करने लगी। सर तो बहुत अच्छे हैं। मुस्तजाब की पुछ देखती वो हल्की आवाज़ में रुसान से बोली थी। वो उससे खासी मरूब नजर आती थी। उसके साथ बैठा हुआ उसामा एकदम जोर जोर से खांसने लगा। ज़रा ध्यान से, मेरी बहन के शौहर हैं, उसने मायने खेज लहजे में बोलते हुए उसको आगाह किया तो वो मुंह खोले उसकी शक्ल तकने लगी। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उसके इल्ज़ाम पे वो नाराज़गी से बोली थी। हाँ तो शुरू में रिस्पेक्ट ही होती है। उसामा रिलैक्स अंदाज में चेयर पर बैठता हुआ सामने डेस्क पे टांगे फैलाकर कमिंगी से हंसा। सब कुछ रिस्पेक्ट से ही शुरू होता है, आगे चलकर फिर वो बात अधूरी छोड़कर फिर से बिलावजह खांसने लगा। उसके शरारत भरे लहजे पर वो ना चाहते हुए भी हंस दी।
सर की वाइफ आपकी बहन है, आप तो इत्तेसाम सर के भाई नहीं। उसको अचानक से ख्याल आया तो उसने नासमझी से उसामा से पूछा। उसके अल्फाज पे उसामा की हंसी एक पल में सिमटी थी। उसने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। जब से उसकी हकीकत मालूम हुई थी तब से वो अपने भाई के तौर पर उस शख्स जिसके हवाला से किसी सूरत कबूल नहीं था। कभी काम पे भी ध्यान दे लिया करें, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उसको देखता हुआ पूरी संजीदगी से बोला तो आवाज में कुछ देर पहली वाली बेफिक्री और खुश इखलाकी मंकूत थी। वो ताज्जुब से उसको देखने लगी। वो एक झटके से खड़ा हुआ। सब लोग अपनी अपनी असाइनमेंट में सूर्या को हैंड ओवर कर दें। आज वो सब आप सबकी हेल्प करेंगी, आप लोग चिल करें। उसने ताली बजाते हुए सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। तो उसका ऐलान सुनकर तमाम इंटर्निस खुशी खुशी अपनी डेस्क से खड़े होते हुए हुरिया के पास आते हुए उसके सामने अपनी फाइल्स का ढेर लगा दिया। उन्हें भला और क्या चाहिए था। सुबह ही उन्हें नए डिज़ाइन के स्केचेस तैयार करने की असाइनमेंट मिली थी। वो रोहानसी होकर अपने सामने मौजूद फाइल्स का अंबार देखने लगी। मुस्तजाब का पैगाम याद करता उसामा नीचे की जानिब बढ़ गया। 6:30 बजे का वक्त था। शाम के गहरे साए हर जाने फैलने लगे थे। वो दोनों उस वक्त असीर के बताए गए मशहूर फूड पॉइंट के सामने गाड़ी में बैठे थे। क्या तू? शहरयार असीर से पूछने के बाद दूसरी जानिब मुड़कर वेटर को ऑर्डर बता रहा था। जब वो सदमे से चीखी, वो रुख मोड़कर ना समझी से उसको देखने लगा। ऑर्डर वाला लड़का भी वापस जाता जाता फिर से रुक गया। शायद उन्हें अपने ऑर्डर में कोई तब्दीली करनी थी। अलग अलग पियेंगे, एक ही ग्लास में नहीं पियेंगे। दो स्ट्रॉ लगाकर वो सदमे से चिल्लाती हुई पूरा मुंह खोले उसको देखने लगी। उसकी बात सुनकर अपने दांतों की नुमाइश करता हुआ वेटर फुर्सत से बारी बारी उन दोनों को तक रहा था। ऑर्डर के इंतजार में अपनी अपनी गाड़ी में बैठे हुए बेशुमार लोग हॉर्न पे हॉर्न देते हुए उसको अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके लिए तो फिलहाल वो मंजर ज्यादा दिलचस्प था। शहरयार ने तादीबी नजरों से असीर को देखा जो पिछली बार की बरस उस बार पूरी तरह अपनी असली जोन में लौट चुकी थी, और फिर से उस लड़की की जानिब बोला, ठीक है तुम जाओ। वो संजीदगी से बोला था, सर फिर अब एक लाना है या दो? वो दांत नकूसता हुआ पूछने लगा। पता नहीं उन दोनों का क्या फैसला हुआ था। शहरयार ने जुबान से जवाब दिए बिना संजीदगी से उसको देखा। उसकी निगाहों का मतलब समझता हुआ वो गड़बड़ा कर वहां से 9-2-11 हो गया। असीर मुंह बसूरते ही रुख मोड़ कर बैठ गए। फिर सर झटका। शहरयार ने गाड़ी साइड पे लगाई और उसकी जानिब देखने लगा। बोरिंग बाहर देखती है, वो मुसलसल मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे? वो फिर से उसकी जानिब मुड़ी और शौक से बोली, ऐसे ही बैठे रहेंगे पागलों की तरह? उसकी बात के जवाब में शहरयार ने खामोशी से उसको देखा। उसके चेहरे पे शौक और मायूसी थी। क्या करना चाहती हो? उसको देखता हुआ वो रुसान से बोला, मिलने तो आ गया था, पर पिछले 10 मिनट में वो बोल बोल कर बुरी तरह से उसके सर में दर्द कर चुकी थी। पहले पूरा दिन ऑफिस में काम का स्ट्रेस और फिर उसकी नॉन स्टॉप चलती हुई जुबान। वो फिर से नाराजगी से मुंह मोड़कर बैठ गई। मतलब अब ये भी वो बताती कि क्या करना था। पिछली बार कम से कम हाथ तो पकड़ा था, इस बार तो उसका वो भी इरादा नहीं लग रहा था। वो जी भरकर बदमजा हुई। जितनी देर वो वहां रुक के गाड़ी में सकूत छाया रहा, उसके बाद वो उसकी ही फरमाइश पे सनसेट देखने के लिए दामनकों पे आ गए और गाड़ी में बैठे बैठे ही पहाड़ों की ओट में गुरूब होते हुए सूरज को देखने लगे। असीर ने ट्रांस किसी कैफियत में दूर आसमान में फैलता हुआ नारंगीपन देखा। इस खूबसूरत मंजर ने जैसे उसकी निगाहों को जकड़ लिया था, और फिर मनपसंद शख्स का साथ, उसकी मौजूदगी में हर चीज़ में एक अलग ही चार्म था। शायद इसलिए क्योंकि वो उसके दिल को अच्छा लगा था। उसने बामुश्किल डूबते हुए सूरज से निगाहें हटाकर सिर की पूंछ से सर टिकाया और चेहरा तिरछा करके उसकी जानिब देखने लगी। वो बार बार वक्फे से अपना माथा सहला रहा था। उसके होठों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। अगर वो इतनी मसरूफियत और थकावट के बावजूद भी उसके बुलाने पे आ गया था तो मतलब उसके दिल में भी उसके लिए कुछ था। उसके जज्बात एक तरफा नहीं थे। आप सिर्फ इसलिए मुझसे मिलने आए क्योंकि मैंने आपको बुलाया है? वो कुछ देर पहले के बरक्स हल्की आवाज में बोली थी। वो चेहरा मोड़ कर ना समझी से उसको देखने लगा, जैसे उसका सवाल समझने की कोशिश कर रहा हो। आपका खुद मुझसे मिलने का दिल नहीं चाहता? उसके यूं ना समझी से देखने पर असीर ने मजीद वाज़ेह अल्फाज में पूछा था। इतना मुश्किल सवाल? वो जवाब दिए बगैर बिना चुपचाप उसका चेहरा देखने लगा। क्या उसका वाकई उससे मिलने का दिल चाहता था? इसलिए वो यूं महज उसके एक बार बुलाने पे आ गया था? पर एक बार बुलाने पे आने वाली नौबत तो अब इतने अरसे बाद जाकर आई थी। वो तो पता नहीं कब से उसकी तवज्जो पाने के लिए कोशिशें कर रही थी। इस सबसे पहले उसको इतना इंतज़ार भी तो करवाया था। आपको मुझसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? उसकी खामोशी। वो फिर से बोली, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो क्यों आता? वो बेसाख्ता बोला था। असीर के होठों पे फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। क्यों अच्छा लगता है? उसने अगला सवाल किया। उसके लिए तो टाइम चाहिए, किसी दिन फुर्सत से बैठकर सोचना पड़ेगा। उसके जवाब पे वो कुछ पल यूं ही उसको देखती रही। फिर अचानक से कुछ याद आया। आप मुझे कैसी लड़की समझते हैं? उसने हल्की आवाज में पूछा। तो सामने देखता हुआ शहरयार ने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा। कैसी लड़की? उसने असीर के अल्फाज दोहराए और फिर से सामने देखते हुए गहरी सांस खारिज की। मैं लड़कियों के बारे में इस तरह से नहीं सोचता, वो ईमानदारी से बोला था। उस रोज जब मैं रात के वक्त बारिश में आपके घर आई थी तब आपने बोला था। वाह, वो झिझक कर रुक गई। क्या बोला था?
शहरयार ने फिर से उसको देखा, फिर उसका अधूरा लफ्ज़ अपने दिमाग में प्रोसेस किया तो एकदम से उसको ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो ऐसा नहीं था, पता नहीं उस वक्त किस कैफियत के ज़ेरे असर ज़ुबान से वो लफ्ज़ निकला था। गुस्से में ज़ुबान से निकल गया होगा, तंग आकर इंसान कुछ भी बोल देता है। वो मध्यम आवाज़ में बोला तो उसको ज़िद कर देने वाली अपने कारनामे पे असीर के होठों पे फिर से मुस्कुराहट फैल गई। आप मुझसे तंग आ गए थे? उसने यूं मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए उससे पूछा, जैसे उसको अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा ही ना हो। हाँ, बहुत ज़्यादा, वो फ़ौरन से बोला था। असीर भी साख्ता हँसने लगी। पर वो तो तब की बात है ना, अब तो मैं आपको अच्छी लगती हूँ। उसके सवाल पे वो एक बार फिर से चंद सानी के लिए खामोश हो गया। हम पहले के बरक्स इस बार उसने महज अहंकार भरने भरने पे इक्तफा किया था। असीर ने दिल ही दिल में उसको सलाह बातें सुनाई। कंजूस, पहले इतना लंबा जवाब और अब एक लफ्ज़ भी नहीं। क्या था अगर इस बात के जवाब में भी हाँ बोल देता और पहले की तरह साथ में बहुत ज़्यादा भी लगा देता। अब तो आपको पता चल गया है ना कि मैं इतनी फजूल नहीं हूँ, बल्कि बहुत काम की चीज़ हूँ। दिल ही दिल में उसको कोसते हुए उसने ज़बरदस्ती अपने होठों पे मुस्कुराहट सजाई, वरना दिल तो चाह रहा था कि बिल्कुल उसामा की तरह उसको दो चार जड़ दे, जिसके नखरे और भरम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके सवाल पे बेबसी से सामने देखते हुए शहरयार ने उसका काम याद करने की कोशिश की। फिलहाल तो उसका दिमाग पकाने के सिवा उसका और कोई दूसरा काम नहीं था। हाँ, बहुत काम की चीज़ हो, उसको जवाब देता हुआ वो सर झटक कर ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। असीर ने आंखें सुकेड़ कर गौर से उसको देखा और उसके अल्फाज समझने की कोशिश की, जो उसने हाँ कहने के बाद मुंह ही मुंह में बोले थे। यकीनन उसे गालियां दे रहा होगा। उसने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। आपको मेरी बातें फजूल लगती हैं? अब की बार उसने नाराज़गी से पूछा था। हाँ, वो एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बिना बोला तो वो बेतहाशा हंसने लगी। उसके एक एक अंदाज से वाज़ेह था कि वो उसे कितना आजिज़ कर चुकी है। वो यूं ही हंसती हुई उसके करीब खिसकी और दोनों हाथों से उसका बाजू थामते हुए उसके कंधे पे अपना सर रख दिया। कोई बात नहीं, उसकी आवाज़ में खुशी की खनक थी। वो लाशऊरी तौर पे मुस्कुराया। तुम्हारे घर में सब ऐसे हैं, तुम जैसे? उसने सर झुकाकर उसका चेहरा देखा और मोहतात अंदाज में पूछा। नहीं, मेरे अलावा तो सिर्फ मेरे तीनों फ्रेंड ऐसे मुझ जैसे हैं। बाकी जो बड़े हैं वो सब थोड़े एब नॉर्मल हैं। असीर ने उसके कंधे पे सर रखे रखे उसकी बात का जवाब दिया। आज भी वो सीधा ऑफिस से आया था और पिछले बार की तरह ही अच्छा लग रहा था। कोट पिछली सीट पे पड़ा था और सफ़ेद ड्राई शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक फोल्ड थी। ठीक है, मतलब तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स नॉर्मल हैं, बाकी लोग एब नॉर्मल हैं, वो समझने के अंदाज में बोला। हम, असीर ने उसका तन समझे बगैर बेतिहानी में पूरे एतमाद से जवाब दिया। उसके कंधे पे सर रखे दोनों हाथों से उसका बाजू थामा। वो उस पल को महसूस कर रही थी जिसमें बस वो दोनों थे। उसके क्लोन की खुशबू और अपने हाथों तले उसका लम्स महसूस करती वो उसके लम्हे में पूरी तरह खो सी गई थी। आप मेरे घर में किस किस को जानते हैं? उसके सवाल पे शहरयार ने अपने कंधे पे धरा उसका चेहरा और अपने मजबूत बाजू के गिर्द लिपटे हुए उसके नेल पेंट से सजे खूबसूरत नाजुक से हाथ देखे दिल में एकदम से कुछ हुआ था। उसामा को, वो मध्यम आवाज में बोला। मोहित का दोस्त होने की हैसियत से उसामा अक्सर आते जाते उससे सलाम दुआ कर लिया करता था, इसलिए वो अच्छी तरह उससे वाकिफ था। और इब्तिसाम को उसकी जुबान से निकले हुए अगले अल्फाज सुनकर असीर का सांस एक पल में रुका था। तुम्हारे कज़न है शायद? बावक्त उससे निगाहें हटाकर वो सामने देखता हुआ बोला। जी। एक पल के लिए उसके बाजू से हाथ हटाती हुई असीर ने अपने चेहरे पे उमड़ते पसीने के नन्हे कन्ने कतरे साफ किए। सच होकर के उसने उसकी घबराहट पे गौर नहीं किया था। उन्हें कैसे जानते हैं आप? उसने दोनों बाजू मजबूती से शहरयार के बाजू के गिर्द लपेटे, सर हनूस उसके कंधे पे धरा था। 2-4 बार मुख्तलिफ गैदरिंग्स में मुलाकात हुई है। क्या हुआ? उसे शायद उसके लहजे की घबराहट का एहसास हो गया था। उसने सर झुकाते हुए उसकी उड़ी हुई रंगत देखी तो असीर ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो यूं ही खामोशी से उसकी जानिब देखने लगा। उसको यूं इब्तिसाम के नाम पे घबराते हुए देखकर एकदम अजीब सा एहसास हुआ था। वो दरअसल उन्हें मालूम हो गया था कि मैं आपके घर आई थी और आपसे मिली थी, तो उन्हें इस बात से मसला हुआ था, इसलिए मैं अपने जहन में अल्फाज तरतीब देती वो अटक अटक कर बोली और अपनी घबराहट की वजाहत पेश पेश करने की कोशिश की। आईसी उसे निगाहें हटाकर सामने देखते हुए शहरयार ने समझने किसी अंदाज में सर हिलाया। हाँ, इस बात पर तो उसका घबराना जायज़ था। आप मेरे भाई को नहीं जानते? वो मौजू तब्दील करती हुई बोली। तो वो फिर से उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। असवद भाई को उसके लाइल्मी से देखने पर असली ने वजाहत की। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। एक तो वो उन लोगों को ज़्यादा जानता नहीं था, दूसरा असवद तो वैसे भी वहाँ नहीं रहता था, इसलिए वो इससे बिल्कुल ही नावाकिफ़ था। उसकी लाइल्मी पे वो सामो इब्तिसाम के अलावा हवेली में मौजूद बाकी सब लोगों के बारे में उसको बताने लगी। कितनी देर वो वहाँ बैठी उससे छोटी मोटी बातें करती रही और वो बस खामोशी से उसको सुनता रहा। फिर शाम के गहरे साए रात की तारीकी में ढलने लगे तो वो वापस आ गए। 1 मिनट रुके, गाड़ी हवेली की गेट से कुछ फासले पे थी। जब वो होश में लौटती हुई घबरा कर बोली, मुझे बस यहीं उतार दें। शहरयार ने साइड पर गाड़ी रोकते हुए ब्रेक लगाया। यहाँ इतनी दूर? वो तशवीश से बोला था। हाँ, वो गेट वाला अमजद है ना, उसने देख लिया तो फिर हवेली के सामने उसकी गाड़ी से नहीं उतर सकती थी। चौकीदार के अलावा भी अंदर से किसी भी वक्त कोई बाहर आ सकता था, और अगर उसको उससे गाड़ी से उतरता हुआ देख लेता तो फिर फसाद खड़ा हो जाता। डिटेल्स आगे पास ऑन करता हुआ
करता डिटेल्स आगे पास ऑन करता है। उसने समझने किसी अंदाज में पूछा तो असीर ने बेबसी से इस बात में सर हिला दिया। वो बेसाख्ता हंसा। असीर बेजात भी किसी से डरती है। वो हवेली के गेट की जानिब देखता हुआ हंसकर बोला था। उसकी जुबान से यूं अपना पूरा नाम सुनकर असीर का दिल बेसाख्ता जोर से धड़का। आज से पहले उसे कभी अपना नाम इतना खूबसूरत नहीं लगा था। कहाँ अंदर होता है या बाहर? दूर गेट की जानिब देखता हुआ शहरयार ने फिर से उससे पूछा। वैसे तो अंदर होता है पर किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। उसके जवाब पे वो पुरसोच अंदाज में सामने देखने लगा जैसे कोई हल निकालने की कोशिश कर रहा हो। तो मैं अपने पोर्च में ले जाता हूँ, वहाँ से आराम से आ जाना। गेट के सामने उतरती तो वाकई कोई भी उसे शहरयार के साथ देख सकता था, और अगर वो अपने गेट के बाहर रुकता तो वहाँ भी किसी गुजरते हुए की बआसानी नजर पड़ सकती थी, पर अंदर से तो अच्छी तरह तसल्ली करके आ सकती थी। उसकी बात पे वो खामोशी से उसको देखने लगी। कोई नहीं देखेगा, तुम्हारे गेट से मेरा घर नजर नहीं आता, शहरयार तसल्ली देने के से अंदाज में बोला था। वो इतनी दूर उसको उतारना नहीं चाह रहा था। उसके इसरार पे असीर ने इस बात में सर हिलाया तो वो गाड़ी अपने पोर्च में ले आया। आ जाओ, चाय पिलाता हूँ तुम्हें। गाड़ी बंद करता हुआ वो उससे मुखातिब हुआ। अब घर के अंदर पोर्च तक आ गई थी तो ऐसे ही बाहर से कैसे जाने देता। वो फिर से हैरानगी के समुद्र में गौते खाती हुई उसको देखने लगी, जो पहली बार खुद उसे घर के अंदर बुला रहा था। आप बनाएंगे? वो हल्की आवाज में बोली थी, पिछली सीट से अपना कोट उठाता हुआ। शहरयार ने उसकी जानिब देखा। तुमने मेरे हाथ की पीनी है? उसके सवाल पे असीर ने एक लम्हे की भी ताखिर किए बिना इस बात में सर हिला दिया। दिल की अजीब सी कैफियत होने लगी थी। एक तो वो यूं ही पहली दफा उसको खुद से अपने घर ले जा रहा था और फिर उसके लिए चाय भी बनाने वाला था। ठीक है, आ जाओ। वो अपना वॉलेट और फोन उठाता हुआ मसरूफ से अंदाज में बोला और गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब बढ़ा। उसकी पैरवी में गाड़ी से उतरती हुई असीर भी उसके पीछे कदम उठाने लगी। गेट बंद करते हुए फजलुद्दीन ने सदमे से गाड़ी से उतरते हुए असीर को देखा था, फिर बेयकीनी से शहरयार को देखा। सारे घर वाले ही पागल थे। चंद रोज पहले उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था और उसके बाद वो फिर से उसको उठाकर घर ले आया था। उसने गुस्से से सर झटका और फिर शहरयार के पीछे भागा। बस ठीक है, कोई ज़रूरत हुई तो आपको बुला लूंगा। उसको अपने पीछे आता हुआ महसूस करके वो मुड़कर बोला था। मतलब साफ था कि अंदर उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो बाहर ही रहे या फिर अपने क्वार्टर में चला जाए। असीर चेहरा झुकाकर ज़ेरेलब मुस्कुराई। वो मुंह खोले शहरयार की पुश्त तकने लगा। हर रोज़ तो वो लौटने के बाद सबसे पहले उसके हाथ की कॉफ़ी पीता था और आज उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। वो शहरयार के पीछे लिविंग रूम में दाखिल हुई तो वो पलट कर बोला और फिर उसके इस्बात में सर हिलाने पर अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गया। वहीं सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। वो 5 मिनट से भी पहले वापस आ गया था। अभी तक वही ऑफिस वाली शर्ट पहन रखी थी। शायद अपना कोट रखने और जूते उतारने गया था। वो किचन की जानिब बढ़ा तो वो भी उसके पीछे वहीं आ गई और बाहर स्टूल पर बैठती ही उसको चाय बनाना देखने लगी। वो उसको मुकम्मल नज़रअंदाज किए महारत से हाथ चलाता हुआ चाय बनाने में मसरूफ था। सरता पैर फुर्सत से उसका जायजा लेने के बाद असीर ने गला खंगारते हुए लब्बा किए। आपका दिल तो चाहता होगा कि किसी दिन आप घर आए और कोई खूबसूरत सी लड़की चाय बनाकर आपका इंतजार कर रही हो। लहजे में दुनिया जहाँ की हमदर्दी समोती वो यूं अफसोस से बोली थी जैसे उसके गम में घुली जा रही हो। नहीं, मुस्कुराहट जब्त करते हुए शहरयार ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। उसकी हर फजूल बात के पीछे छुपा हुआ मतलब वो अच्छी तरह समझता था। असीर बदमज़ा होकर इधर उधर देखने लगी, फिर दोबारा से तिरछी नज़रों से उसको देखा। वैसे मेरी फैमिली बहुत अमीर है, जिससे मेरी शादी होगी उसके तो मज़े हो जाएंगे क्योंकि मेरे हिस्से की सारी जायदाद उसको जो मिल जाएगी। अपनी समझ में उसको वर्गलाने के लिए असीर बेजाद ने एक और पत्ता फेंका था। अब की बार उसकी बात सुनकर वो चाहते हुए भी खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाया। अपने तासुरात उससे छुपाने के लिए उसने दोनों बाजू काउंटर पर फैलाते हुए अपना चेहरा उन पर गिराया और बेबसी से हंसने लगा। उसने शायद तैयार कर लिया था कि उससे हाँ बुलवा कर ही दम लेगी। उसके बज़ाहिर तगाने वाले अंदाज पे असीर ने सिर्फ मायूसी से सर हिलाया। मतलब वो पैसों के जाल में भी नहीं फंसा था। वो सीधा खड़ा होता हुआ उस तक आया, काउंटर पे हाथ जमाकर जरा सा उसके जानिब झुका। अच्छा, और क्या मिलेगा? उसके चेहरे को तकता हुआ वो दिलचस्पी से बोला था। असीर ने एक सेकंड में अपना सांस रोका, फिर उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश की। अल्फाज और अंदाज से लग तो रहा था कि कोई गंदी बात की है, पर जिस तरह का वो था उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने जरा सी निगाहें उठाते हुए उसकी जानिब देखा। उसके चेहरे पे नजरें जमाए वो उसे ही देख रहा था और डंब ना लगने की कोशिश में उसने बवक्त अपने सर पर दौड़ते दिल को संभालते हुए कुछ बोलने के लिए लब्बा किए, पर समझ ना आया कि उसकी इस बात का क्या जवाब दे। उसके चेहरे से निगाहें हटाता हुआ उसके काउंटर पर धरा हमेशा की तरह नफीस नेल आर्ट से सजा हुआ खूबसूरत हाथ देखने लगा। उसकी नज़रों का इर्तिकास महसूस करके ना चाहते हुए भी असीर के माथे पे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे थे। चाय उबल उबल कर सॉस पैन से बाहर गिर रही थी। एक गहरी नज़र उसके चेहरे पे डालता हुआ शहरयार पलट कर बर्नर की जानिब बढ़ा तो असीर ने गहरी सांस खारिज की। हुरिया बेडरूम में आई तो वो ग्लास विंडो के सामने खड़ा फ़ोन पे बात कर रहा था। पूरे कमरे में उसकी भारी मसरूफ सी आवाज़
गूंज रही थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराई और उसके करीब चली आई, फिर उसके सीने से लगते हुए दोनों बाजू उसके पुश पे बांध लिए। मुस्तजाब ने एक नज़र उसका चेहरा देखा और विंडो से हाथ हटाते हुए अपने बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधकर उसे अपने हिसार में लिया। कब डेट्स बताओ। वो हनूस फ़ोन पे बात कर रहा था। हुरिया ने थोड़ी के नीचे सोहरी के सीने पे उसकी ठोड़ी के सीने पे टिकाते हुए निगाहें उठाकर उसका चेहरा देखा तो उसने झुककर बारी बारी उसकी दोनों आंखें चुमी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। दूसरी जानिब मौजूद अपने पिए की बात सुनता हुआ वह अब उसके कंधे पे लब रखे वक्फे वक्फे से उसे चूम रहा था। बीच बीच में वो कभी कभार उसकी किसी बात का जवाब भी दे देता। कुछ देर वो यूं ही उससे बात करता रहा और फिर फ़ोन बंद करके हुरिया की जानिब मुतवज्जा हुआ। मैंने फैसला किया है, मैं आइंदा आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। उसके सीने से ठोड़ी हटाकर वो फिर से वहाँ अपना चेहरा रखती हुई बोली। तो मुस्तजाब ने आंखें सुकोड़ कर उसको देखा। बल्कि कहीं भी नहीं जाने दूंगी, आपको सबसे छुपा कर रखूंगी जैसे आपने मुझे रखा हुआ है। मुझे भी खतरा है कि लड़कियां आपको बुरी नज़र से देखती होंगी, वो तशवीशनाक लहजे में बोली थी। उसकी बात पे वो बेसाख्ता हंसा। ठीक है वादा। वो तो उसी बात पे खुश था कि किसी बहाने से ही सही कम अज़ कम वो उसे अपनी नज़रों के सामने तो रखेगी। हुरिया के लबों पे दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। वादा करो मगर मुकर तो नहीं जाओगी बाद में हमेशा की तरह। फुर्सत से उसका चेहरा देखता हुआ भारी गंभीर आवाज़ में बोला था। हुरिया ने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं क्यों आपको इतनी आज़ादी दूँ जब आपने मुझे नहीं दे रखी। अब की बार वो खुफगी से बोली थी, उसकी पूंछ सहलाते हुए। मुस्तजाब ने झुककर नरमी से उसके माथे पे अपने लब रखे। बिल्कुल मत दो, फिर मैं सलमान को बता दूं कि कल से मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। उसने अपने पीए का नाम लिया तो उसकी पूरी संजीदगी से किए गए इफ्तिसार पे हुरिया ने फ़ौरन से नफ़ी में सर हिला दिया। उसके इनकार पे वो तासुब से उसे देखने लगा। इतनी जल्दी कैसे मुकर जाती हो मेरी जान। अभी तो कह रही थी कि एक पल के लिए भी मुझे मुझे खुद से दूर नहीं करोगी। उसकी बात पे हुरिया के लबों पे फैली मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। वो तो जैसे पहले से ही तैयार बैठा था सब छोड़ छाड़ के एक एक पल उसकी नज़रों के हिसार में गुजारने के लिए। मैं तो कहता हूँ हर 5 मिनट बाद मुझे कॉल करके चेक किया करोगे कहीं मैं किसी लड़की के साथ तो नहीं हूँ। वो उसे उकसाता हुआ बोला तो वो बेसाख्ता हंसने लगी। फिर अपने बाजुओं की गिरफ्त उसके गिर्द मजीद मजबूत करते हुए उसके सीने पे अपने लब रख दिए। नहीं, शिद्दत से उसको चूमती वो उसके सीने से लब हटाकर फिर से वहाँ अपना चेहरा रखती हुई बोली थी। मुस्तजाब ने दूसरा बाजू भी उसके गिर्द बांधते हुए पूरी तरह उसे अपने हिसार में ले लिया। फिर उसका सर चुमा और नरमी से उसे सहलाने लगा। वो आंखें मूंदती हुई अपने अंदर उतरते उस सुकून को महसूस करने लगी। तुम नेक्स्ट वीक घर चली जाना। उसका माथा चूमता हुआ आहिस्ता से उसे थपक कर बोला था। हुरिया ने सरस से आंखें खोली। बेयकीनी किसी कैफियत में उसके सीने पे चेहरा रखे रखे वो कुछ देर उसके अल्फाज को प्रोसेस करने की कोशिश करती रही और फिर तहीर से उसकी जानिब देखा। चली जाऊं? उसने बेयकीनी से पूछा था। वो खुद उसको वहां जाने की इजाज़त दे रहा था। उसके चेहरे पर फैली बेयकीनी देखते हुए मुस्तजाब ने नरमी से उसकी नाक पे अपने लब रखे। हाँ चली जाओ, 1 वीक के लिए। कुछ देर कबल फ़ोन पे अपने पीए से बात करते हुए उससे मालूम हुआ था कि इब्तिसाम 1 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जा रहा था। ऐसे में उसकी गैर मौजूदगी में उसे वहाँ जाने की इजाज़त देकर अगर वो उसकी नाराज़गी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकता था तो कम अज़ कम वक्ती तौर पर कम तो कर सकता था। वो कुछ देर यूं ही खौफ किसी कैफियत में उसका चेहरा देखती रही, फिर दोबारा से उसके सीने पर सर रखती हुई मजीद सख्ती से उससे लिपट गई।